हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोगों ने जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उस सब का रिवीजन अब अच्छे से कर लिया है और आपके वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो अब क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो स्टडी करने वाले हैं। तो जो हमारा जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं विच इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ सेट या यूजीसी नेट पेपर 1, उसका जो पेपर 1 जो होता है उसका फर्स्ट यूनिट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके लिए हम अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के हर एक टॉपिक को डिस्कस किया, मीनिंग डिस्कस किया, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद हमने लेवल्स देखे कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग की क्या होनी चाहिए, एज वेल एज लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो भी हमने स्टडी की। अब आज हम स्टडी करने वाले हैं जो कि लास्ट टॉपिक्स है हमारे इस पूरे सिलेबस के, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 के, उसको हम आज स्टडी करेंगे। जो है फर्स्ट जो है वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड जो सेकंड चीज है वो है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम। ओके, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मीन्स। Yes, good morning. So first thing is teaching support system. जब हम teaching support system की बात कर, teaching you already know what is teaching. Second है support. Support मतलब help. ठीक है, help। और ऐसी कौन कौन सी सिस्टम्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे टीचिंग को हेल्प करती हैं। जैसे आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हैं कि ये हमारे लर्नर है, इनको हमारे टीचर अलग अलग चीजों की हेल्प से हेल्प कर रहे हैं उनके टीचिंग में, है ना। जैसे उन्होंने पेंसिल यूज की है, फिर वो या तो चार्ट या तो कुछ तो बुक है उनके पास, चार्ट हो सकता है या ड्राइंग बुक हो सकती है, उसकी हेल्प से वो उन्हें क्या कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से क्या पता चलता है कि ऐसी चीजें जो हमारे टीचिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है, या ऐसी चीजें जो हमारे टीचिंग में हमें हेल्प करती है, वो सारी चीजें आती है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो पहले हम तो अब ये जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ये अलग अलग टाइप का होता है। फर्स्ट जो है वो है ट्रेडिशनल, ठीक है, जो हमने हमारे कल की क्लास में भी स्टडी किया था व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग। उसमें हमने क्या देखा था कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो उन अलग अलग मेथड के लिए अलग अलग सपोर्ट सिस्टम भी लगेगी, राइट। तो उसी के लिए ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड है उसके लिए ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम हम यूज करेंगे। उसके बाद आता है मॉडर्न, तो मॉडर्न टीचिंग सिस्टम के लिए, टीचिंग मेथड के लिए हम मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम्स यूज करेंगे। और अब जो न्यू हम यूज करते हैं विच इज वेरी ट्रेंडिंग नाउअडेज, दैट इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, है ना। हम आज के जमाने में यही ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड भी अब कहीं तो पीछे छूटती जा रही है, तो वो अब हम स्टडी करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखिए, टीचर सपोर्ट सिस्टम is a set of tools that will improve student achievement by building capacity in teachers। तो ये क्या होता है, ये हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स जो होते हैं उन्हें पढ़ाने में और हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में हेल्प करते हैं। ऐसी चीजें सपोर्ट सिस्टम, टीचर सपोर्ट सिस्टम में आती हैं। अब देखिए, इसका सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर्स।
तो ये तो एकदम कॉमन सी चीज है जो कि आप हमेशा फॉलो करते ही हो, दैट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब अगर फ्यूचर में जब आप टीचर बनोगे तो ये आप फॉलो कर सकते हो कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट जो कुछ भी है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देना, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, और लेक्चर्स देना, मतलब बच्चों को बस पढ़ाना, सिखाना, ठीक है। सेकेंड इज सीट वर्क या सिट वर्क, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। इसमें बच्चों की राइटिंग एंड रीडिंग के लिए जो कुछ भी या अदर कोई वर्क्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, इन सारी चीजों के लिए जो हेल्प करता है, ऐसे सपोर्ट सिस्टम सीट वर्क में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग। बच्चे कैसे पढ़ना सीखते हैं? थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग। तो ये ट्रेडिशनल वेज है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए कि ये सारी क्या है, ये सारी ट्रेडिशनल वेज है जो हमें क्या बताती है कि बच्चे पहले कैसे पढ़ते थे? थ्रू लिसनिंग, सुन के, या फिर चीजें ऑब्जर्व करके। आपने पुराने जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, अगर उनको स्टडी किया होगा तो यू विल बी नोइंग या यू विल नो कि उसमें क्या होता था कि जो टीचर्स होती थी वो रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंसेस से बच्चों को या उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा सिखाने की कोशिश करती थी। इसीलिए स्टूडेंट कैसे सीखते थे? थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? लास्ट जो है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स, इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जो इंस्ट्रक्शंस होते थे वो कौन किस चीजों पे बेस्ड होते थे? टेक्स्ट बुक बेस्ड होते थे, लेक्चर्स पे बेस्ड होते थे, इंडिविजुअल राइटिंग ऑफ असाइनमेंट्स, कि बच्चे उनकी असाइनमेंट खुद लिखते थे। तो ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मेथड में आती थी, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ये सब कुछ फॉलो किया जाता था। ओके, अब हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल जो मेथड्स है उनमें प्रॉप्स या एड्स, टीचिंग एड्स कौन कौन से यूज होते थे। सबसे पहला तो चार्ट है हमारे। चार्ट्स आपने देखे होंगे जब आप स्कूल में थे तो आपकी क्लासरूम में चार्ट्स लगे होंगे हर जगह, कहीं ABCD का, दैट वाज डिपेंडेड अपॉन द लेवल ऑफ योर लर्निंग, मतलब आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उस पे बेस्ड वो चार्ट्स होते थे। अगर आप प्री प्राइमरी में हो तो चार्ट्स लगे होंगे ABCD के 1 2 3 4 के, फिर अलग अलग और पिक्चर्स होंगे बर्ड्स के, एनिमल्स के, वेजिटेबल, फ्रूट्स के, है ना। उसके बाद जब आप बड़े होते गए तो अकॉर्डिंग टू फिर टेबल्स के चार्ट आ गए, 1 1 1 1 2 2, तो इन सब के चार्ट्स फिर लगने लग गए, है ना। फिर और जब आप और बड़े होते गए तो आपकी कोई कॉन्सेप्ट्स होंगी, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होंगी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इस तरह के चार्ट्स फिर लगने लग गए। तो उससे क्या हुआ, आप देख देख के वो सारी चीजें आपको सीखने मिल गई, है ना। नेक्स्ट आते हैं फ्लैश कार्ड्स। Now what do you mean by flash cards? It's like a pack of cards. Pack of cards मतलब जो आपके पत्ते, ताश के पत्ते होते हैं वैसे ही होते हैं ये फ्लैश कार्ड्स, जिसके थ्रू क्या होता है कि एक साइड में आपको पिक्चर दिया गया होगा और उसके अपोजिट साइड में आपको वो उस पिक्चर को क्या कहते हैं वो दिया गया होगा। उससे क्या होता है कि आपको ये पहले पिक्चर दिखाया जाएगा, व्हाट इज दिस गेस, और उसके बाद तुरंत ही उसके बैक साइड में ही आपको आंसर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह के फ्लैश कार्ड्स यूज करते थे। नेक्स्ट था पोस्टर्स। पोस्टर्स भी थोड़े बहुत चार्ट्स जैसे ही होते हैं, जैसे मान लो सेव वाटर सेव अर्थ का पोस्टर है, तो इस तरह के पोस्टर्स क्यों लगाए जाते थे? ताकि स्टूडेंट्स को उनकी अहमियत समझ आए कि वो उससे कुछ तो मैसेज दे पाए और कुछ ना कुछ उससे सीख पाए, इसीलिए ये पोस्टर्स होते थे। ओके, यस विशाल, वेरी गुड मॉर्निंग। माधुरी, वेरी गुड मॉर्निंग।
पोस्टर्स तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होता था पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स। तो पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स का क्या यूज था? पिक्चर्स कि कोई भी आपको फोटो देके, अब कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई चीज समझाने के बाद ना समझ आए, लेकिन अगर मैं उस चीज का फोटो आपको दिखा दूं तो वो आपके ब्रेन में अच्छे से फिट हो जाएगी कि हाँ ये फोटो इस पर्टिकुलर चीज का है। जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये फ्लावर जो है तो ये क्या बताता है? दिस इज द पिक्चर। मैं क्या करूंगी, आपको किसी भी फ्लावर का पिक्चर दिखाऊंगी और कहूंगी दिस इज कॉल्ड एज फ्लावर, ठीक है। तो आपके माइंड में वो चीज अच्छे से फिट हो जाएगी कि ऐसा कोई भी पिक्चर दिखता है या ऐसी कोई भी चीज रियल लाइफ में दिखती है तो उन्हें हमें फ्लावर कहना है, ठीक है। तो दैट इज मोर इफेक्टिव वे। उसके बाद आता है मैप्स, और मैप्स को ही कार्टोग्राफी भी कहते हैं। तो अगर स्टूडेंट एग्जाम में आपके कार्टोग्राफी ये वर्ड आए तो घबराइए मत या कंफ्यूज मत होइए कि ये अब कौन से कैटेगरी में आता है। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि कार्टोग्राफी कौन से टाइप का सपोर्ट सिस्टम है, तो इट इज अ ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, राइट। लेकिन कार्टोग्राफी क्या है अगर यही नहीं पता होगा तो आप कैसे पहचानोगे? तो कंफ्यूज मत होइए, डरिए मत। कार्टोग्राफी मतलब आपके मैप्स होते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आपने मैप्स देखे होंगे कि देयर इज अ मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ वर्ल्ड, अलग अलग जगह के मैप्स होते थे एंड थ्रू दोज मैप्स आपको पढ़ाया जाता था। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डायग्राम्स। डायग्राम्स तो बहुत ही कॉमन सी चीज है जो कि आप मैथ्स में ले लीजिए, ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में आप बहुत ज्यादा डायग्राम्स ड्रॉ करते थे, है ना। या साइंस में भी अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना हो तो व्हाट योर मैम यूज्ड टू टेल यू, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो डायग्राम्स आर वेरी कॉमन। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड। तो दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम और यू कैन कॉल इट अ टूल विच हेल्प स्टूडेंट टीचिंग और विच हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड वर्क सेम। तो पहले जो होते थे वो ब्लैक बोर्ड्स होते थे, ब्लैक बोर्ड्स पे व्हाइट चॉक से लिखते थे। And then came the white boards too, जिसके ऊपर हम not the smart boards, I'm not talking about the smart boards, the white boards जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड होता था और उसके ऊपर भी आपको खुद ही लिखना होता था मार्कर से, है ना। तो वो भी आता है ट्रेडिशनल वे में ही आता है। नेक्स्ट देखिए बुलेटिन बोर्ड्स। बुलेटिन बोर्ड्स मतलब नोटिस बोर्ड्स। हर एक, आप बताइए क्या आपके स्कूल में कभी आपने देखे हैं बुलेटिन बोर्ड्स? क्या आप जानते हो व्हाट इज अ बुलेटिन बोर्ड? बहुत सारे स्कूल्स में बुलेटिन बोर्ड्स होते थे, हमारे स्कूल में भी था। हमारे स्कूल में हर एक क्लास के बाहर बुलेटिन बोर्ड होता था। क्या आपके भी स्कूल में था बुलेटिन बोर्ड? व्हाट इज दिस बुलेटिन बोर्ड? क्या होता है? क्या आपने देखा एक बुलेटिन बोर्ड? ओके, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। बुलेटिन बोर्ड से हमें हमारे स्कूल में क्या चल रहा है या जो कुछ भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए वो सब, आर्टिकल्स हो, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो या न्यूज़पेपर कटआउट्स हो, वो सब वहां पे दिए जाते थे। इट हैड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग इवेंट्स इन स्कूल। एब्सोल्युटली करेक्ट कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशंस बताने के लिए ये बुलेटिन बोर्ड्स होते थे। ओके, यू कैन कॉल देम एज नोटिस बोर्ड्स एज वेल। And the last is 3-dimensional model. 3-dimensional model मतलब अब देखो, मान लो कोई कोई चीजें ऐसी होती है कि जो मैं आपको प्रेजेंट दिखा सकती हूँ। दिस इज अ रिमोट कंट्रोलर, ये मैं आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ। दिस इज अ मोबाइल फोन। लेकिन
ऐसी कोई चीजें होती है कि जो मैं आपको दिखा ही नहीं सकती। प्रेजेंट, मान लीजिए हार्ट या ह्यूमन स्केलेटन, ये सारी चीजें मैं आपको फिजिकली नहीं दिखा सकती, है ना। तो ऐसी चीजों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 डायमेंशनल मॉडल बनाना पड़ेगा उसका, विच इज एन आर्टिफिशियल थिंग, कि जिसकी हेल्प से मैं आपको वो एग्जैक्ट जो थिंग है वो एक्सप्लेन कर पाऊं। ओके, तो इस तरह से 3 डायमेंशनल मॉडल्स बनाए जाते थे, एंड दिस ऑल्सो कम्स इन द ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडर्न बेस्ड टीचिंग मेथड्स। मॉडर्न बेस्ड टीचिंग मेथड्स हमें क्या बताता है, मॉडर्न एजुकेशन अप्रोचेस बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो मॉडर्न बेस्ड टीचिंग जो सपोर्ट सिस्टम होता है, ये जो मेथड्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं, वो बस आपका डेवलपमेंट की, हमेशा आप ट्रेडिशनल वे में ही नहीं जीते हो। आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू द जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपने क्या किया, आपने न्यू चीजें अडॉप्ट कर ली, है ना। तो उसी तरह आपको एजुकेशन में भी करनी चाहिए। जैसे पुराने स्टाइल के कपड़े आप आज नहीं पहनते, है ना, तो वैसे ही पुराने स्टाइल का टीचिंग आप आज कैसे करोगे। मान लो आप ट्रेडिशनल मेथड में ही हो, जहां पे आप क्लासरूम टीचिंग में बिलीव करते हो, लेकिन क्या ये पैंडेमिक सिचुएशन में क्लासरूम टीचिंग पॉसिबल है, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडर्न जो वे ऑफ टीचिंग है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या पता चलेगा कि जो कंप्यूटर थ्रू जो टीचिंग होगा वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, ओके, एंड द मार्केट्स आर ऑल्सो क्लोज्ड, तो आपको बुक कैसे मिलेगी, तो आपकी पढ़ाई तो रुक जाएगी, राइट। लेकिन अगर आप मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम पे बेस्ड अगर पढ़ाई करना चालू करते हो, तो आप घर बैठे कहीं पे भी कुछ भी पढ़ सकते हो, राइट। तो इसीलिए मॉडर्न जो बेस्ड टीचिंग मेथड्स है या सपोर्ट सिस्टम्स है, वो किस लिए होती है, आपके प्रोग्रेस के लिए होती है, आपके डेवलपमेंट के लिए होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। मतलब ट्रेडिशनल मेथड में ये सारा नहीं होता था, बस लेक्चर मेथड फॉलो होती थी कि टीचर लेक्चर देते थे और स्टूडेंट टीचर को सुनते थे। बाद में टीचर्स को या एजुकेशन सिस्टम को यह रियलाइज हुआ कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्या स्टार्ट हुआ, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मतलब आपने देखा होगा आजकल के छोटे छोटे बच्चे ऐसे ब्लॉक्स 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 सब जोड़ के चीजें बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, या उनके पास ब्लॉक्स होते हैं, ए के बाद बी ब्लॉक लगाना होता है, बी के बाद सी लगाना होता है, और उससे वो कुछ तो थिंग बनाते हैं, कुछ तो टॉय बनाते हैं, राइट। या ओरिगामी के बारे में आपने सुना होगा, पेपर की बनी हुई चीजें, पेपर फोल्ड करके चीजें बनाना हमें सिखाते थे स्कूल में। ये सारी चीजें आती है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, जो आप आपके खुद के हाथों से बनाते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें आती है फिर मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में, ओके। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट लेड डिस्कवरी। तो मॉडर्न जो सपोर्ट सिस्टम में क्या हुआ कि बच्चे अलग अलग चीजों की डिस्कवरी करने लग गए, राइट। जैसे अगर मैं इसमें ये कर दूंगा, ये मिला दूंगा, तो ये नया चीज बन जाएगी उससे, है ना। तो बच्चे क्या करने, स्टूडेंट्स क्या करने लग गए, नई डिस्कवरीज करने लग गए। जैसे आपको भी आपके स्कूल में होते होंगे साइंस प्रोजेक्ट्स या साइंस एग्जीबिशंस, उसमें आपको खुद का कुछ तो मॉडल बनाना होता था। तो वो मॉडल आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाते, जब आप क्यों कुछ तो नया डिस्कवरी करोगे, है ना, उसमें उसी नई डिस्कवरी आप कुछ कर पाओ, इसीलिए तो वो साइंस प्रोजेक्ट्स होते थे,
ओके लेकिन यही चीज अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में देखोगे तो ये कुछ नहीं होता था, बस टीचर किसी बुक में से पढ़ाती थी और आपको पढ़ना होता था। लेकिन मॉडर्न में थोड़े से चेंजेस हो गए और आप खुद डिस्कवरीज करने लग गए नई नई चीजों की। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज भी आपको ऑलरेडी पता है कि ग्रुप में कुछ भी आपको करने कहा जाता था वो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस यूजिंग एनी अवेलेबल रिसोर्स इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज एंड आउटसाइड एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, जैसे अभी आपके कॉलेजेस में आपने देखा होगा विजिटिंग फैकल्टीज आती हैं या गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, राइट तो आपके स्कूल के कॉलेज के टीचर तो आपको पढ़ाते ही है और आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, इसीलिए आउटसाइड एक्सपर्ट्स भी आते हैं जो मतलब आपके टीचर्स जानते हैं कि मैं शायद इतने अच्छे में नहीं बता पाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये जो आउटसाइड एक्सपर्ट है ये आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, इसीलिए वो उनका गेस्ट लेक्चर रखते हैं आपके लिए, राइट तो ये चीजें इंक्लूड होती गई, प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होते गए, यूजिंग एनी अवेलेबल रिसोर्स कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कहा गया आपको कि आप लाइब्रेरी की हेल्प से या किसी भी और, जैसे आपको कहा जाता था आप इंटरनेट की हेल्प जरूर लीजिए लेकिन आपका खुद का कुछ तो प्रोजेक्ट बनाइए, है ना, तो आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड किए गए और लेकिन आपको खुद का कुछ तो बनाने कहा गया जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो। तो इस टाइप के टीचिंग से क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट उसमें ज्यादा बनता गया, करेक्ट। तो ये सारी चीजें आती हैं मॉडर्न वे ऑफ सपोर्ट सिस्टम में या मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, विच वाज द सेकंड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं। फर्स्ट कंप्यूटर्स विच यू ऑलरेडी नो, सेकंड आता है इंटरनेट सर्फिंग। इंटरनेट सर्फिंग मतलब इंटरनेट पे चीजें ढूंढना, स्टडी रिलेटेड जो कुछ भी आप इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हो वो। जैसे अगर आपको मान लो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ाई करनी है तो आपने क्या किया, आपने इंटरनेट पे बेस्ट अभी कौन से टीचिंग है, जैसे IFAS है, उसको आपने ढूंढा वहां पे इंटरनेट पे, राइट, और अब आप वो यूट्यूब पे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इंटरनेट सर्फिंग किया। नेक्स्ट आते हैं लैपटॉप, जैसे कंप्यूटर्स है वैसे लैपटॉप्स आ गए। फिर इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स जैसे किंडल आप जानते होंगे, है ना, या टैब्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक जैसे वर्क करते हैं। ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया, पहले एनसाइक्लोपीडिया की बुक आती थी जिसमें आपको पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो उस बुक में होता था, ठीक है, तो अब वो ऑनलाइन भी प्रेजेंट होता है आपको। नेक्स्ट है पिक्चर डिक्शनरी। पिक्चर डिक्शनरीज मिलती है जिसमें आपको सिर्फ पिक्चर्स दिए गए होते हैं, उसके सहारे से आप नए नए वर्ड्स, नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हो। उसके बाद PPT विच इज वेरी कॉमन थिंग दैट वी ऑल यूज, दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हम हमारे डे टू डे लाइफ में आजकल यूज करते हैं। मतलब आप बताइए क्या आप ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम फॉलो करते हैं या मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम फॉलो करते हैं? क्योंकि हम तो, अगर आप देखोगे, आप क्या थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि हम तो यही सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं अभी। हम कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स यूज करते हैं, हम इंटरनेट सर्फिंग भी करते हैं, कोई लोग इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स भी यूज करते होंगे, ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं, राइट तो हम मॉडर्न, एब्सोल्युटली करेक्ट, हम तो मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं। उसके बाद एजुकेशनल CDs एंड DVDs। आजकल क्या आपने आपके कोई रिलेटिव्स होंगे या आपने क्या अपने आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुक्स देखी है, टेक्स्ट बुक्स जो उनको मिलती है, उसमें आपने देखा होगा कि एक CD अटैच होती है
बुक के अंदर ही उन्होंने एक सीडी दी गई होती है उनको, बच्चों को। वो सीडी क्यों दी गई होती है, यही सब सोच के उन्होंने एनालिसिस किया है, केस स्टडी किया है ओवरऑल स्टडी पैटर्न का, कि मॉडर्न बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन सीडीज या डीवीडी से पढ़ते हैं आजकल, इसीलिए बुक के साथ साथ वो सीडी भी देते हैं कि अगर बुक से बच्चे को नहीं समझ आया तो वो शायद सीडी या डीवीडी देख के उस बात को अच्छे से समझ ले। ठीक है, तो आजकल ये चीजें फॉलो होने लगी है। एंड देन प्रोजेक्टर पे नई नई चीजें दिखाई जाती हैं आजकल बच्चों को। आजकल वो ऑडियो विजुअल रूम्स होती हैं बहुत सारी स्कूल्स में, बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्कूल्स में आपको देखने मिलेगा कि प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो मॉडर्न। ये पुराने जमाने में नहीं होता था, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम में ये सारी चीजें नहीं होती थी, ये सिर्फ मॉडर्न में होती हैं। अब नेक्स्ट आता है आईसीटी। आईसीटी मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग मेथड या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो आईसीटी इज टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट्स एक्टिविटीज, सपोर्ट्स मतलब हेल्प्स, एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद सच एक्टिविटीज इंक्लूड गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है, फिर स्टोरिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीजिंगली दीज एक्टिविटीज ऑल्सो इन्वॉल्व कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है आईसीटी में, आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड में। आईसीटी बेस्ड मतलब जहां पे इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। एक्टिविटीज इंक्लूड गैदरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड प्रेजेंटिंग। हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं यहाँ पे, फिर हम प्रोसेस करते हैं, फिर स्टोर करते हैं एंड देन वी प्रेजेंट। क्लियर? तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। अब देखिए कि टीचर का फोकस आईसीटी पे क्यों है। सबसे पहली चीज आप देख सकते हो, जैसे ऑफर्स न्यू वेज ऑफ टीचिंग द सेम थिंग्स। तो सेम चीज एक्सप्लेन करने के लिए, सेम चीज अगर आपको नए वे में स्टूडेंट को बतानी हो तो आईसीटी हेल्प करता है। नेक्स्ट, enables a focus on each and every child learner and styles। क्या करता है ये? it enables and it focuses, enables a focus on each and every child, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, हर एक स्टूडेंट के फोकस पे वो ध्यान दिया जाता है। देन सेव्स टाइम इन लेसन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंप्यूटर की हेल्प से हम हमारा बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद ऑफर्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अप्रोच हम हमारे लर्निंग को दे सकते हैं, या जो भी हम असेसमेंट ले रहे हैं बच्चों का, या जो भी हम असाइनमेंट्स बच्चों को असाइन कर रहे हैं, उसका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो सकता है। And the last thing is that reduces bureaucratic burden on teachers, है ना। ब्यूरोक्रेटिक बर्डन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स,
कि टीचर पे जो कुछ भी कुछ चीज़ों का बर्डन जो आता है, मतलब टीचर को जो कुछ भी चीज़ें बहुत डिटेल में करनी पड़ती थी, सब कुछ टीचर को खुद को करना पड़ता था, वो बर्डन अब टीचर से थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि वो अब कंप्यूटर का सहारा ले सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें इन 5, दिस इज 1 2 3 4 and 5, ये 5 फैक्टर्स हमारे टीचर्स को अब बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? टीचिंग में हेल्प करता है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हमें आईसीटी बेस्ड टीचिंग के लिए बहुत ज्यादा उसकी तरफ लेके जाते हैं। तो ये तो हो गया अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में। नाउ वी विल मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इवैल्यूएशन सिस्टम, व्हिच इज द लास्ट थिंग वी नीड टू डू। अब आपको पता चल गया है कि सब मेथड्स फॉलो कर ली हमने, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम यूज कर लिए, लेवल्स देख ली, सब कुछ। अब टीचिंग एप्टीट्यूड, अब आपको क्या करना है? अब आपने बच्चों को पढ़ा लिया, हर एक तरीके से उनको आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, नॉलेज जो था आपको देना था वो तो आपने दे दिया। अब आपको क्या करना है? बच्चों का इवैल्यूएशन करना है। अब आपको चेक करना है क्या जो कुछ आपने उनको पढ़ाया वो उनको समझ आया, सेकंड चीज उनको कितना समझ आया, और बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि क्या उनको समझ आया है, कितना समझ आया है, और उनको और क्या करने की, किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, राइट। जैसे हमारा अब जब क्लास खत्म हो जाएगा, अब हमारे लेक्चर्स तो खत्म हो गए, वैसे ही अब मुझे चेक करना है या आपको भी चेक करना होगा कि आपको कितना समझ आया है। तो इसीलिए कल हम मेंटी क्विज खेलने वाले हैं। तो जब आप वो मेंटी क्विज खेलोगे तो आपको भी और मुझे भी पता चलेगा कि आपको ये पूरा के सारे लेक्चर्स कितने अच्छे से समझ आए हैं। ओके, सो कल भी 11 बजे आप शार्प 11 बजे, हाँ, आप मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे जरूर मिलना। फिर हम मेंटी क्विज खेलने वाले हैं एंड विनर्स को एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। ओके, तो वो प्राइजेस आर सरप्राइज दैट आई विल डिक्लेयर टुमारो। तो देखते हैं कि कौन इस मेंटी क्विज का विनर बनता है। उसके बाद फिर वो मेंटी क्विज हम क्यों ले रहे हैं? ताकि मुझे इवैल्यूएट करना है, आपको मुझे जज करना है आपको कि क्या आपको मेरा सिखाया हुआ समझ आया है या नहीं, राइट। तो इसीलिए उसी तरह से ये इवैल्यूएशन सिस्टम वर्क करता है एजुकेशन में। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एजुकेशन इज अ changing process that requires to be continuously evaluated। ठीक है, तो एजुकेशन कैसा है? चेंजिंग प्रोसेस है और उसको इवैल्यूएशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। So evaluation is an element of education that is based upon the educational objectives and the learning experience. Evaluation is a systematic process of collecting, examining, and interpreting information to determine the extent to which the pupils are achieving instructional objectives। मतलब इसमें आपको क्या करना, इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ये किस चीज का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है? कलेक्टिंग, मैं आपके आंसर्स कलेक्ट करूंगी, एग्जामिनिंग, मैं उनको एग्जामिन करूंगी, एंड देन इंटरप्रिटिंग इंफॉर्मेशन, क्या जो क्वेश्चन पूछा था क्या वही उसी पे बेस्ड आपने आंसर दिया है, ये मैं इंटरप्रिट करूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है इवैल्यूएशन में। अब देखिए इवैल्यूएशन के अलग अलग ये दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन।
नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? ये जो नॉर्म रेफरेंस जो इवैल्यूएशन होता है ये टाइम टू टाइम लेना पड़ता है, ताकि जो कुछ आप कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो कुछ कॉन्सेप्ट आप उनको सिखा रहे हो, क्या उनको वो समझ आ रहा है या नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने आपको कुछ एक पार्ट बता दिया, आई आस्क यू क्या आपको ये बात समझ आई, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा एंड देन आई एक्सपेक्टेड अ रिप्लाई फ्रॉम यू। जब आप रिप्लाई देते हो तो मुझे पता चलता है कि यस मैंने जो पढ़ा है वो समझ आया है, या मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ नहीं आया है। तो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। जैसे आपने देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिट टेस्ट्स, यूनिट टेस्ट, ओरल एग्जाम, ठीक है। तो ये जो यूनिट टेस्ट और ओरल एग्जाम्स जो देते हैं स्टूडेंट्स, विच इज आफ्टर 1 or 2 टॉपिक्स, 1 or 2 चैप्टर्स, ये आते हैं नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में, ठीक है। और सेकंड जो होता है वो होता है क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। अब क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है कि जैसे ये तो हमने टाइम टू टाइम चेक कर लिया, अब बच्चे को क्या सब कुछ अच्छे से समझ आया है या नहीं, ये चेक करने के लिए जो भी इवैल्यूएशन मेथड आप यूज करोगे उसे कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। जैसे आपकी एंड सेम एग्जाम, एंड सेमेस्टर एग्जाम होती है ना आपकी कॉलेजेस में, ये, या एनुअल एग्जाम, ठीक है। तो ये जो है यूनिट टेस्ट, ओरल एग्जाम, ये आता है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में। और जो पूरा का पूरा सिलेबस होने के बाद जो एग्जाम्स ली जाती है वो आती है क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन में। तो हमारा जो इवैल्यूएशन होता है ये इन दो टाइप्स में होता है, ठीक है। तो एंड इसमें क्राइटेरियन इवैल्यूएशन मतलब एनुअल एग्जाम जो आप देते हो वो। नेक्स्ट, अब इसकी जरूरत क्या होती है वो हम देखेंगे। फर्स्ट जरूरत हमें क्या पता चलती है, एंश्योर्स टीचर्स इफेक्टिवनेस इन लर्निंग बाय सेटिंग स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इंस्टेड ऑफ व्हाट अ टीचर विल डू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम जो टीचिंग का है वो फुलफिल करने के लिए, और वो भी टीचर्स इफेक्टिवनेस लाने के लिए ये इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट, helps in making the learner centered environment in the higher environment, ठीक है। मतलब अब क्या होता है कि पहले तो टीचर सेंटर्ड होता था, टीचर लेक्चर देते थे, तो इवैल्यूएशन से क्या होगा कि बच्चों को भी पता चलेगा कि उनका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक अच्छा है, करेक्ट। थर्ड क्या है, हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ नॉलेज सेंटर्ड एनवायरनमेंट। तो अब आपने देखा होगा कि कोई बच्चे सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं, राइट। तो एटलीस्ट वो मार्क्स के लिए तो पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या पता चलता है उससे कि नॉलेज सेंटर्ड एनवायरनमेंट पूरा उससे तैयार होता है कि बच्चे टेस्ट के लिए नॉलेज लेंगे, राइट, कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए एग्जाम में, तो इसीलिए वो नॉलेज सेंटर्ड एनवायरनमेंट पूरा उससे तैयार होता है। नेक्स्ट है क्रिएट्स द असेसमेंट सेंटर्ड एनवायरनमेंट, असेसमेंट सेंटर्ड एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। नेक्स्ट, क्रिएट्स कम्युनिटी सेंटर्ड एनवायरनमेंट, कम्युनिटी सेंटर्ड, कम्युनिटी में कौन आता है, सारे सोसाइटी के लोग आते हैं, एक कम्युनिटी होती है, तो उसमें भी तो कम्युनिटी सेंटर्ड एनवायरनमेंट भी इवैल्यूएशन की वजह से तैयार होता है। जैसे आप डिस्कस करते होगे जब आपका रिजल्ट आता है, तुझे कितने मार्क्स मिले, मुझे तो इतने मार्क्स मिले, तो वो थोड़ा सा हम कंपैरिजन वहां पे आ जाता है और हम एक कम्युनिटी बनाते हैं कि जैसे ये कम्युनिटी है जिनको 90% आए हैं, ये 80% आए हैं, तो वैसे कम्युनिटी सेंटर्ड एनवायरनमेंट भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये सारी नीड है।
अब दिस इज द लास्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, दैट इज टाइप्स ऑफ असेसमेंट. नाउ these are the types of assessment जिसके थ्रू हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं. फर्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्या होता है? तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू नॉर्म सेंटर्ड इवैल्यूएशन. ठीक है, और ये जो नॉर्म सेंटर्ड जो इवैल्यूएशन होता है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट प्रोबेबली रैंक्स या मार्क्स के लिए होता है, मार्क्स बेस्ड होता है. ठीक है, एंड ये जो होता है ये क्राइटेरियन रेफरेंस जो इवैल्यूएशन होता है, ये पूरी तरह से आपके करेक्ट, आप कितने करेक्ट आंसर्स देते हो उस पे बेस्ड होता है. मतलब ये थोड़ा सा नॉलेज सेंटर्ड होता है. ठीक है, तो दिस इज फॉर नॉलेज. तो इससे आपको क्या पता चलता है? नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन रैंक और मार्क्स के लिए, मतलब सिर्फ मार्क बेस्ड होता है ये. लेकिन ये जो सेकंड वाला जो होता है, जैसे नॉर्म सेंटर्ड आप कह सकते हो. यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल इसका है कि जो एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हो, एमसीक्यूज जो आप देते हो, उसमें क्या होता है कि बस मार्क्स आपको मिलते हैं, राइट. तो उसमें ज्यादा आपका आंसर करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, या कितने हद तक करेक्ट है, उस पे कुछ बेस्ड नहीं होता. लेकिन अगर आप क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन देखो, तो आपका आंसर कितना करेक्ट है, आपको उस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज मिला है, ये क्राइटेरियन रेफरेंस वाला चेक करता है. ठीक है, उसके बाद ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, दिस इज शॉर्ट टर्म होता है ये, जिसमें मैंने आपको कहा कि यूनिट टेस्ट्स हो गई, उसके बाद ओरल एग्जाम्स हो गई, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गई, ये सारा इसमें आता है. ठीक है, फिर आता है पोर्टफोलियो असेसमेंट. पोर्टफोलियो असेसमेंट मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है इसका रिपोर्ट कार्ड. रिपोर्ट कार्ड जो आपका जनरेट होता था स्कूल में, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोर्टफोलियो असेसमेंट का, कि जिसमें आपके जो स्टूडेंट होंगे उसका आप ओवरऑल की पूरे साल में या पूरे कोर्स में उसने क्या क्या किया है, उसका जो रिपोर्ट आप जनरेट करते हो, वो ओवरऑल जो कुछ भी आप बताते हो या इवैल्यूएशन उसका करते हो, उसकी साल भर के मेहनत का जो इवैल्यूएशन आप करते हो, वो आता है पोर्टफोलियो असेसमेंट में. ओके, एंड देन कम्स द समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट कंप्लीटली फॉर्मेटिव असेसमेंट के अपोजिट है. यहाँ पे आता है एंड सेम एग्जाम. एंड सेमेस्टर या एनुअल एग्जाम. ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिए, ये 3 टाइप्स आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये आपको पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट एक और ये जो पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. ठीक है, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब यहाँ पे आप आपके कोर्सेस, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आप चूज कर सकते हो. जैसे आपने देखा होगा कि आपके 12th स्टैंडर्ड तक आप ये चूज, या मान लो 10th स्टैंडर्ड तक आप ये चूज नहीं कर सकते. उसके बाद आपको थोड़ा सा मौका मिलता है कि 3 स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम चूज करने का. जैसे मान लो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो.
उसके बाद आपके जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो तब आपको क्या मिलता है, और थोड़ा फ्रीडम मिलता है आपके सब्जेक्ट चूज करने का, राइट। तो उसी को कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो जब वो आप चूज करते हो तो आप जो चूज करते हो सब्जेक्ट, उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है। अगर आप सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से अगर आपने आपका एजुकेशन कुछ भी किया होगा तो यू माइट नो वेरी वेल कि ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कैसे वर्क होता है। आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे, जो भी आपने मार्क्स लाए हैं उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और वो क्रेडिट सिस्टम कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप आपके सब्जेक्ट चूज कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आउटलाइन क्या होती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की। एक ये आपका कोर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, दिस रिमेन्स एज इट इज, दिस इज अ कंपल्सरी पेपर। जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है, टीचिंग एप्टीट्यूड इज अ कंपल्सरी पेपर, वो आप चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड है इलेक्टिव कोर्सेस, ये कोर्सेस आप खुद इलेक्ट कर सकते हो, मतलब यू हैव द अथॉरिटी टू चूज दो सब्जेक्ट। अब वो आप कौन कौन से बेसिस पे चूज कर सकते हो, पहला जो है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स आप चूज कर सकते हो। डिसिप्लिन स्पेसिफिक मतलब जो आपको मान लो कि आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। सेकेंड है डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट। डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट मतलब आप कोई भी एक टॉपिक ले सकते हो आपके ओवरऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, और उस पे आप आपके खुद के थीसिस लिख सकते हो। जैसे पीएचडी में होता है आप रिसर्च करते हो, सिमिलर कम्स अंडर डेजर्टेशन, आप एक पेपर आपका खुद का लिखते हो यहाँ पे, या प्रोजेक्ट बनाते हो खुद का, और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेज। जो जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं ये आप आपके सब्जेक्ट के बाहर के भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड जो है पॉइंट, ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। जैसे ये जेनरिक इलेक्टिव, मान लो कि इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ साथ आपको कोई और लैंग्वेज पढ़ने का भी शौक है, जैसे जर्मन है, जापानीज है या फ्रेंच है, ऐसा आपको एक और कोई इंग्लिश के साथ एक और लैंग्वेज सीखनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वो एक और कोई भी उसमें का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नो सॉरी, जूम पे मैं नहीं पढ़ाती, आप हमारा IFAS का कोर्स बाय कर सकते हो, जहां पे मैं ये सारे कॉन्सेप्ट और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास टाइम कम होता है, इसीलिए मुझे बहुत ही फास्ट पढ़ाना पड़ता है आपको। लेकिन अगर आप IFAS का कोर्स बाय करते हो टीचिंग एप्टीट्यूड का, वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, दैट यू कैन परचेस। आपको लिंक ऑलरेडी दी गई है, आप उस पर विजिट कीजिए, या हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, विच इज www.ifasonline.com। ओके, वहां पे मैं जरूर पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट, तो ये जैसे मैंने आपको कहा जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स जो होता है वो उसका क्या हेल्प होती है कि आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ सकते हो, आपके सब्जेक्ट के साथ आप एक्स्ट्रा कोई भी सब्जेक्ट और चूज कर सकते हो। और लास्ट जो है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस, जैसे आपने देखा होगा कि आप NCC, NSS या कोई भी स्पोर्ट्स के जो कोर्सेज होते हैं वो आप ले सकते हो। यहाँ पे एबिलिटी एनहांसमेंट मतलब आपकी जो भी एबिलिटी होगी, मान लो आपको चेस बहुत अच्छा खेलने आता है लेकिन आपके पास उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आपको उसके रूल्स नहीं पता, बस आपको खेलना पसंद है, तो एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज में आप ऐसा कोई भी एक कंपलसरी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो।
वो पूरा कोर्स कंपलसरी आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी ले सकते हो जिससे आपकी स्किल्स एनहांस होंगी। स्विमिंग ले लो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। ये मोस्टली आउट ऑफ इंडिया प्रेफर किया जाता है एंड ये अब धीरे धीरे इंडिया में भी लाया जा रहा है, ठीक है। तो आप जो आपके स्टेट है उसके यूनिवर्सिटीज में आप चेक कर सकते हो इन कोर्सेज के बारे में, ओके। तो ये चॉइस बेस्ड हो गया। अब हम देखेंगे हाउ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग वर्क्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसे वर्क होता है, ये जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस इज द मेथड जिसके थ्रू आपके सेट का भी इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। ये सेट की एग्जाम आप ओवरऑल कैसे दोगे, या अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी एग्जाम आप सेम इसी पैटर्न से, इसी प्रोसीजर से आपको जाना पड़ता है। देखो फर्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। सेकेंड, ये जो है ये है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। पहले आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन एक देना पड़ता है ना। एप्लीकेशन पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, उसके बाद सेकंड चीज जो आप करते हो, फिर आपको एक सेंटर एलोकेशन होता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सेंटर एलोकेट होता है। सेंटर फिर आपको एक बताया जाता कि इस सेंटर पे आप आपकी एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद होता है आपका एडमिट कार्ड जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन पेपर क्रिएट होता है। क्वेश्चन पेपर क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेस्ट ऑन कंप्यूटर। फिर आप क्या करते हो, आप उस सेंटर में जाते हो और आप टेस्ट देते हो। फिर आप टेस्ट देते हो आपकी, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। फिर आपका होता है रिजल्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर तब उससे आपको पता चलता है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये पूरा बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है ये, ठीक है। तो इसी तरह से आप आपके सेट की या यूजीसी नेट की भी एग्जाम दोगे। तो यू कैन अब आपको पता होगा कि ऑलरेडी ये फॉर्म्स ओपन हो चुकी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, सेट के लिए। तो आप MS सेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उनके फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा जिसे हॉल टिकट भी कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन पेपर जनरेट होगा, फिर आप टेस्ट दोगे, आपकी एग्जाम दोगे मतलब आप, और फिर आपको थोड़े दिनों बाद रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप देखिए, अगर आप अपीयर करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। और आपको तो पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से हो गई है, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी पता चल गए हैं पेपर 1 के, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए और बहुत अच्छा स्कोर कीजिए उसमें। तो दैट वॉज ऑल अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारा यूनिट 1 था, ठीक है। तो मैं कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द आपके लिए बाकी के यूनिट के लिए भी लाइव लेक्चर्स जरूर लेके आऊंगी। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, जो कुछ भी अब तक इस पूरे लेक्चर सीरीज में टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड हमने जो पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू आउट विथ इट। और अगर आप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स ऑनलाइन क्लासेस हमारे बाय कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको लाइव आके पढ़ाती हूँ,
ओके और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में भी स्टडी करवाती हूँ। उसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी बिफोर वी एंड दिस सेशन, दैट कल आपको 11 बजे आना है फॉर द मेंटी क्विज। आपको मेंटी क्विज खेलनी है और एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीतने हैं। उससे आपको अगर आप विनर भी नहीं होते हो तो भी आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, ओके, और आपको कितनी करने की जरूरत है। तो इसीलिए कल आइए जरूर, आपके फ्रेंड्स को भी लेके आइए, उनके साथ भी लिंक शेयर कीजिए और सभी मिलके मेंटी क्विज सॉल्व कीजिए। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो देन। बाय बाय, हैव अ गुड डे।